So let us begin the zeroth law of thermodynamics. Let me so let's start. Let's begin zeroth law of thermodynamics. See what zeroth law of thermodynamics says, that if a body, say A, which is maintained at a particular temperature, if it is in thermal equilibrium, say with बॉडी C, एक बॉडी है जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, C बॉडी है उसका भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सपोज एक और बॉडी B है, वो भी बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है दो बॉडी दो सिस्टम, तो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होल्ड करता है। सो ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इसेंशियली इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, और अगर बी और सी सेपरेटली अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों टेम्परेचर होगा। अब बताइए इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि TA इज इक्वल टू TB, मतलब एक A और B दो बॉडी है जिसका इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है, मतलब A और B क्या होना चाहिए, मस्ट बी या विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये तो आपका लॉजिकल है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ zeroth law of thermodynamics। वो क्या कहता है zeroth law of thermodynamics कि अगर बॉडी A बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी B बॉडी C के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी A और बॉडी B विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब है कि इसका स्टेटमेंट अगर हम ये देखने जा रहे हैं तो क्या होगा, सपोज एक बॉडी जो है एक C है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी है बॉडी A, तो A और जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया और बॉडी B भी है, बॉडी B है जो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये किस टेम्परेचर पे है, TA पे है, ये TC पे है और ये TB है। सो दिस इज द zeroth law of thermodynamics। और इस पे ध्यान देना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, याद रखना क्या आपको लैंग्वेज में निकलना चाहिए, सब कुछ गलत निकल जाए बट ये वर्ड गलत नहीं निकलेगा, सब कुछ सही बोलोगे। अगर ये नहीं बोलोगे, थर्मल वर्ड नहीं यूज करोगे तो आपका पूरा डिफिनीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में भी क्या हो सकता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो इस केसेस में हम लोग जो डील करते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम के रूप में डील करते हैं। सो इस केसेस में हमें क्या मिला कि ये जो देता है इस दौरान हमें टेम्परेचर, इसके द्वारा जब आप एनालिसिस करते हैं हमारा क्या हो गया,
ये इक्वालिटी ऑफ दोनों, इसके पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? जब दोनों के बीच हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा? इसका एक क्वांटिटी और इसके एक क्वांटिटी के बराबर होगा, और वो क्वांटिटी क्या होता है? टेम्परेचर। वो क्वांटिटी टेम्परेचर होता है। देयरफॉर इसके द्वारा हमें एक क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। सो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के कंसेप्ट को देता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देता है। सो क्या हमें स्टेटमेंट इसका लिख दें या हम नहीं लिखें? आप लोग बताइए, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखा जाए? मैं लिख दूं? प्लीज कंफर्म। ओके, हम ओके लिख दे रहे हैं। इफ टू सिस्टम्स, ये स्टेटमेंट है, से कौन सा हम कर रहे हैं? ए एंड बी लिखते जाइए, हम पैरेलली में बोल रहे हैं। आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा ये थर्मल वर्ड पे, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, विथ अ थर्ड सिस्टम, से कौन सा हम कह रहे हैं इसको? से सी, सेपरेटली, सेपरेटली, सेपरेटली। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सेपरेटली वर्ड का हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन दे, कौन दे? ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। A and B are in thermal equilibrium themselves। मतलब क्या हो गया? A and B will be in thermal equilibrium। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज एक बॉडी A है जिसका टेम्परेचर A है, यहाँ पे बॉडी क्या है? C है जिसका टेम्परेचर TC है, यहाँ पे बॉडी B है जिसका टेम्परेचर TB है। तो ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये इसके साथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि TA इक्वल टू TC और TB इक्वल टू TC। तो इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकला? TA इक्वल टू TB। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। So this is the statement of Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Please note it down. Don't worry, आप टाइम की चिंता नहीं करना, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ कर करके। इसमें ये चीज आपको माइंड में, इतना सारा डिफिनीशन है, आपको पूरा रटना नहीं है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ टेक्निकल वर्ड थर्मल याद रखना है, थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको नहीं भूलना है। बाकी तो आप जिस लैंग्वेज में भी बोल दोगे दैट इज द एक्सेप्टेबल। यहाँ कर दो हिंदी में या इंग्लिश में, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा टेक्निकल राउंड में। सो थर्मल वर्ड आपको ध्यान में रखना है, थर्मल वर्ड आपको ध्यान में रखना है। सो हमें लग रहा हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं।
आप लोग लिख लिए हैं? इससे क्या क्या आउटकम है? ये क्या है? आउटकम ऑफ, या हमें क्या कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या क्या सीखे हैं। तो ये एक तो देता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा ये क्या देता है? इट प्रोवाइड मीन्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और ये मीन्स क्या कहलाता है? थर्मोमीटर। ये क्या कहलाता है? थर्मोमीटर। किसके द्वारा ये दिया जाता है? थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। अब बताइए ये थर्मोमीटर के हिसाब से हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो हम क्या करते हैं, देखिए ये एक थर्मोमीटर में एक ऐसा प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो। थर्मोमीटर का एक ऐसा हम प्रॉपर्टी पकड़ते हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अब क्या हुआ, सपोज कोई एक थर्मोमीटर है, आपके एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कौन सा, जो आप थर्मोमीटर यूज करते हो बुखार के समय में। तो ये एक थर्मोमीटर है, इसमें हम इसका एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। सपोज प्रॉपर्टी एक्स है, ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, नॉर्मल एयर टेम्परेचर पे रहता है, तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यू सपोज एक्स नॉट रहता है। कितना रहता है? एक्स नॉट रहता है। अब जैसे ही आपका ये जो बल्ब, इसको बोला जाता है, इसको आपके बॉडी के साथ संपर्क में लाया जाता है, तो ये बल्ब का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये हीट किसको ट्रांसफर कर देता है? थर्मोमीटर के अंदर का एक मटेरियल भरा हुआ रहता है, उसको एक लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड का वो कौन सा प्रॉपर्टी? एक्स प्रॉपर्टी। जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। सपोज x1 हो गया, पहले क्या था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे x नॉट, अब कितना टेम्परेचर हो गया? x1। और ये जो प्रॉपर्टी हम x यूज कर रहे हैं वो पहले से ही हमें पता होता है कि सपोज 20 डिग्री है तो x नॉट होगा, जब 25 डिग्री होगा तो हमारे पास x1 हो जाएगा, जब 28 डिग्री होगा तो हमारे पास x2 होगा, जब 40 डिग्री होगा तो x3 होगा। इस तरीके से इसका प्रॉपर्टी जितना सपोज 90 डिग्री तक हमको पता है कि कितना होगा, x10 होगा। तो हम क्या कर लिए, ये प्रॉपर्टी जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग रीड आउट करते हैं, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। और बताइए वो आप क्या थर्मोमीटर में आप रीड आउट करते हैं? आप देखते हैं कि यहाँ पर जो मरकरी है उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो गया? लेंथ। कौन सा? लेंथ आप चेक करते हो, यहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है कुछ लेंथ, और ये मार्क किया हुआ, तो ये जो कितना चेंज इन लेंथ हुआ, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि जब इतना चेंज हुआ तो टेम्परेचर इतना चेंज हो जाएगा। और यही टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है। होता क्या है, वो चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर रहा है, उससे चेंज इन लेंथ मेजर कर रहा है, और उसे चेंज इन टेम्परेचर मेजर मिल जा रहा है। और वो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कितना लेंथ वेरी करेगा तो कितना टेम्परेचर डिनोट करेगा, वो यहाँ मार्क किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन। जैसे आप स्कूटी भी चलाते होंगे, बाइक भी चलाते होंगे, तो स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। ये स्पीडोमीटर जब यहाँ है तो 0, यहाँ पे गया तो 20, यहाँ पे गया तो 40, यहाँ पे गया तो 80, यहाँ पे गया तो 100। तो बताइए ये आपको कैसे पता चल गया कि नीडल जब यहाँ पे रहेगा तो 20 ही होगा? तो ये जो डिवाइस जब बनाया जाता है तो कहीं एक मेजरिंग डिवाइस रहता है जो एक्यूरेट रहता है, जिसका हम स्पीड चेंज करते हैं और देखते हैं जैसे जैसे स्पीड चेंज होता है इसका जो नीडल है वो कितना कितना एंगल से मूव कर रहा है, और उसके अनुसार हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, मार्क। ओके, मतलब 10 डिग्री मूव हुआ तो मतलब ये जो स्पीड अगर 0 था तो ये कितना हो जाएगा, सपोज
20। अच्छा, ये नीडल जब इतना एंगल पे मूव कर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 35। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है मार्किंग का एक्चुअल लैब में, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। सो हमारा यहाँ कंसेप्ट का क्या यूज करना था कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता हो, जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता हो, थर्मोमीटर के उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर करके हम थर्मोमीटर का हेल्प से टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जैसे आपका पास आपका जो थर्मोमीटर था, जो आपके पास थर्मोमीटर था, उसका क्या होगा प्रॉपर्टी? उसका प्रॉपर्टी क्या था? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ था या वॉल्यूम था। जो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, जो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसका हम यहाँ पे टेबल बना दे रहे हैं। एक मिनट, इसको हम थर्मोमीटर को मिटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो आप जो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, देखिए हम ध्यान दीजिएगा, जो थर्मोमीटर आप यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, और उस थर्मोमीटर का कॉरिस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सा है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आप समझ गए होंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम इसको सिंबल देते हैं किसका? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। तो थर्मोमीटर जो है, पहला हम लेते हैं मरकरी, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। तो बताइए, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर है तो इसका बताइए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा? लेंथ। इसका लेंथ, कोई वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो बताइए थर्मोमीटर का क्या होता है? एरिया कांस्टेंट रहता है, तो लेंथ इनटू कांस्टेंट एरिया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जैसे से चेंज होगा अल्टीमेटली कांस्टेंट एरिया है, तो हम लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ या वॉल्यूम बोलते हैं। ये हो गया थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरा अगर हम लेते हैं, थर्मोकपल का नाम सुने होंगे। थर्मोकपल, थर्मोकपल है, अगर थर्मोकपल का होगा, ये बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट है। हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सीबेक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थर्मोकपल जो है बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। आप इतना याद रखिएगा, या फिर सीबेक इफेक्ट आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। सीबेक इफेक्ट, इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है वो थर्मल ईएमएफ होता है। ये ध्यान में रखना है। थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एक आता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। इसका जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है वो रेसिस्टेंस होता है। इसका रेसिस्टेंस होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। अब हम अगर मान लिया कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हम आइडल गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट गैस, सॉरी कांस्टेंट थर्मोमीटर। अब ये कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर आइडल गैस है, तो इसमें वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ, तो बताइए आइडल गैस इक्वेशन क्या फॉलो करता है? आइडल गैस इक्वेशन क्या फॉलो करेगा? पीवी इक्वल टू आरटी। तो आइडल गैस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताइए टेम्परेचर के साथ कौन सा प्रॉपर्टी उसका वेरी करेगा? प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रेशर इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कब? कांस्टेंट गैस थर्मो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सिमिलरली अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर हुआ, गैस थर्मोमीटर हुआ, थर्मोमीटर हुआ, तो इसमें कौन सा होगा रेसिस्टेंस? कौन सा होगा बताइए? आप जान सकते हैं पीवी इक्वल टू
RT। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा प्रॉपर्टी बच गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम V will be the thermometric property। सो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक और है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ध्यान रखिएगा किस पे बेस्ड होता है। ये ज्यादा डिफिकल्टी किया तो पूछा जा सकता है, हालांकि ये लीस्ट चांसेस है। व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ सकता है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पे ये डिपेंड करता है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये आपको टेबल ये डिटेल्स में आप इसको समझ सकते हैं, जो कि आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़े होंगे कोर्स वर्क के दौरान। हालांकि इसको डिटेल्स में गेट के लिए जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ लिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जान लिया, और एक जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का हमने नाम समझ लिया, थर्मोमीटर का नाम और उसका करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम करने जा रहे हैं कि ये क्या दिया था, टेम्परेचर मेजरमेंट का भी मीन्स देता है, क्या देता है? थर्मोमीटर। तो हम इससे हम किस तरीके से टेम्परेचर का मेजर करेंगे वो हम लोग अब सीखते हैं। सो प्लीज इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट इट। आई एम होल्डिंग हियर फॉर 2 मिनट्स। आप इसको प्लीज अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? प्लीज समबडी कंफर्म। 1 मिनट सर। ये बिल्कुल आपके लिप्स पे होना चाहिए। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर लेंथ, कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस, थर्मोकपल, थर्मोकपल में सिर्फ एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट इज द थर्मल ईएमएफ। दैट इज थर्मल ईएमएफ। हो गया? हाँ सर। यस सर, यस सर। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखिए इसके आधार पे एक क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। आप इसका बगैर देखे हुए, कोई नहीं देखेगा अपना नोटबुक, आंसर कीजिए तो 31 का क्वेश्चन बिना देखे हुए, क्योंकि देखोगे तो आंसर मिल ही जाएगा। जो भी समझ में आता है उससे आप मैच कराइए तो, और सही आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 31। अब बिल्कुल सबका सही सही आंसर आना चाहिए, नहीं बोलना नहीं है, बोलोगे तो दूसरे लोग ये होगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो गया, सारे लोग का आंसर आ गया होगा। हमें आंसर नहीं पता है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे मरकरी इन ग्लास का कौन सा हो जाएगा? वॉल्यूम। 3 हो गया, थर्मोकपल का आ जाएगा, थर्मोकपल कहाँ गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। हाँ, बी का डी। 3 4 थर्मिस्टर का आ जाएगा 2 और कांस्टेंट।
3421 कौन सा है? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया होगा? कोई डिफर तो नहीं किया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए होता क्या है ना, दीज ऑल आर द क्वेश्चन फ्रॉम द कंपटीशन। हमने नाम हटा दिया है, हमने ज्यादातर स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है। और ये जब आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो दिक्कत क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल तक अपने आप को मेंटेन करना है कि कैसे आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि ये परफॉर्मेंस। अभी देखिए सारे लोग 100% सही दे रहे हैं। पिछला भी टॉपिक जितना सारा क्वेश्चन किया था सब में सब लोग सही दे रहे हैं, एक आध का छोड़ के। लेकिन यही जब 1 साल बाद आपका परफॉर्मेंस मांगा जाता है तो आप लोग नहीं दे पाते हो, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीजें दूर करने के लिए हम एक चीज सजेस्ट करेंगे, दैट इज, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट हम करना जा रहे हैं, क्विक। हम हमेशा क्लास में भी बताते हैं, रिवीजन सीट, क्विक रिवीजन सीट। जैसे अभी आपने जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं ना, जीरोथ लॉ, उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। स्टेटमेंट में एक चीज याद रखना है, थर्मल। या फिर ये आप सीधे लिख दो, TA इक्वल टू टीवी और TA इक्वल टू TC, TV इक्वल टू TC, देन TV TA इक्वल टू TV। अपने आप इसको लिख लो थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा वो स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरी बात सीधे लिख दो कि क्या है, एक टेबल बना करके, थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ रिवाइज करना ही नहीं है। लेकिन इसको कब रिवाइज करना है? जब आप लूज सीट लेना, हमेशा ये 4 सीट जो बोल रहे हैं ना, उस पे लूज सीट बताना। अभी तक कैसे, कल के लेक्चर से आप कैसे क्विक रिवीजन सीट बनाएंगे कि पहला सीट पे आप लिखोगे कि कितने टाइप ऑफ द सिस्टम होता है, तो आप लिख दिए आइसोलेटेड, ओपन, और इसमें एक में लिख दो, जैसे मान लीजिए क्लोज हम कर देते हैं। अब क्विक रिवीजन सीट कैसे बनाओगे? मास ओके, नहीं मास क्लोज, एनर्जी ओके। फिर ओपन सिस्टम में आप कैसे क्विक रिवीजन सीट बनाओगे? मास भी चलता है और एनर्जी भी चलता है। आइसोलेटेड में अब ये मत करना कि सर ये तो बहुत इजी है, हम क्यों लिखेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इजी है कौन सा नहीं है। हो सकता है मेरे लिए जो इजी हो आपके लिए डिफिकल्ट हो, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो मेरे लिए इजी हो, या जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो आपके लिए इजी हो। तो आइसोलेटेड में ना तो मास ना ही एनर्जी। अब मान लिया एक कंफ्यूजन आप लोग किस में हो गए थे, आइडियाबेटिक में। तो बाकी सब में ठीक है, तो आइडियाबेटिक में क्या कर देंगे, मास भी ओके है, एनर्जी भी ओके है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं ओके है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा जैसे ही लिख दिए ये को कोने पे जाएगा, 1/10 ऑफ द, या एक लाइन में आप लिख सकते हैं, 2 लाइन में। दिस इज द क्विक रिवीजन सीट। यानी एक पेज में या हाफ पेज में आप अब तक 3 घंटे का लेक्चर आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो। तो जब आप पूरे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपके पास मात्र 10 पेज रहेगा रिवाइज करने के लिए। और वो 10 पेज में हर एक पॉइंट वही रहेगा जो आप भूल सकते हो, जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और वो चीजें आपको 10 पेज रिवाइज करने के लिए कहा जाएगा, तो आप तुरंत 10 मिनट में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस सीट को आप इतना बार जाएंगे, अच्छा ये गया, हाँ सर आई एम रेडी, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, आई विल बी एबल टू आंसर। ये कॉन्फिडेंस। जबकि अगर नोट से पढ़ने जाओगे, जो कि 100 पेज का नोट्स है, उसको आप पलटते जाओगे तो आपको 2 घंटा लगेगा या 1 घंटा। हो सकता है कि इस पॉइंट पे आइडियाबेटिक वाला पे ध्यान ही नहीं जाए, जो कि आपको चाहिए बार बार रिवाइज करना। जो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है उस पे आपको ज्यादा अटेंशन जाएगा। Therefore, I urge you to prepare quick revision sheet. क्विक रिवीजन सीट और थर्मोडायनेमिक्स का 3 से 4 पेज में आपको निपटा देना है, 10 पेज भी नहीं जाएगा। हम अपना क्विक रिवीजन सीट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम दिखाएंगे। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जब हम गेट के लिए जाते थे तो 3 से 4 पेज हमको पता था कि क्या क्या रिवाइज करना, बाकी सब तो हमको पता ही है। आपको मान लीजिए जैसे डीएम अपॉन, जैसे अभी आपका क्या है, कंफ्यूज जो हो गए थे, डीएम अपॉन डेल वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डेल एन ओवर डेल, यही था ना, ये था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको सब कुछ आप निकाल सकते हैं। पता चला सब कुछ याद है, ये फॉर्मूला ही गलत हो गया तो आप नहीं कर सकते हो। Therefore, you will have to remember this formula separately। और ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट का, ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख देना है कि कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कहीं कोने में पड़ा हुआ रहेगा रिवीजन सीट में। इसको आप सेकंड में तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये रिवाइज हो गया तो हमने जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया था वो चाहे जितना क्विक कर दे, आप तुरंत प्रॉपर्टी बना देंगे। आप सारा प्रैक्टिस कर लो लेकिन ये फॉर्मूला ही भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं डेल एक्स है कि डेल एम है,
तो बताइए इस फॉर्मूला के बगैर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सब कुछ जानते हुए, सब कुछ परफेक्ट किए, लेकिन फॉर्मूला ही आपको ध्यान में नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि डेल एम ओवर डेल वाई था कि डेल एम ओवर डेल एक्स। जैसे ही आप कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन में पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उनको पता है लड़का कहाँ कहाँ कंफ्यूज होता है। वहां पे क्विक रिवीजन शीट आपको हैंडी होगा। देयरफॉर आपको इतना, जैसे आप जिस डिजाइन में करो, डायग्राम बना के, ये आपका है, नोट्स का भी क्विक रिवीजन करना है, तो क्विक रिवीजन शीट आपको हर हाल में, क्विक रिवीजन शीट हर हाल में आपको बनाना है, हर हाल में आपको बनाना है। सो प्लीज आप अभी से ही, हमने बोला था कल व्हाइट शीट ले आइए, तो कल का हम आज वर्कबुक दिए हैं, उस वर्कबुक को बना जाइए, और उस वर्कबुक को बनाने के दौरान जो आपको लगता हो कि ये हम चीज भूलने वाले हैं, जैसे हम 3-4 चीज एग्जांपल हमने, जैसा हमने दिया है, जैसा कि हमने दिया है, अगर जैसे हमने क्या किया है, एडियाबेटिक वाला है, या कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या कंडीशन फॉर हमने कुछ और कहा है, ये आपको 3 लाइन में, आपको 5 लाइन में, आधा पेज में अभी आपको सिमट जाना चाहिए अप टू आज का लेक्चर। अब वो चीज क्या क्या आपको करना है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंसेप्ट आपको लगता है कि आपका माइंड भूल सकता है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप, हम जो दिए हैं वर्कबुक, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब वर्कबुक इंडिपेंडेंट होकर सॉल्व कीजिए, फॉर द टाइम बीइंग, आपको टाइम नहीं है, अब वर्कबुक प्लीज 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 सॉल्व करना, ठीक है? चलो, तो फिर से ये टाइम हो रहा है, तो हम फिर से हम जा रहे हैं अब मेजरिंग टेम्परेचर का, हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज रिकनेक्ट अगेन।